Hello everyone. In this video we are going to discuss about theories of tribal group. Theories of tribal group हमारे सांस्कृतिक भूगोल का टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि ट्राइबल की डेफिनेशन क्या है और अब तक प्रतिपादित तीन मुख्य जो थीरीज हैं जो कि जनजातियों से संबंधित हैं वह कौन कौन सी हैं। एक्चुअल में ये थ्योरी ना होकर के अप्रोचेज हैं। इनको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ट्राइब की डेफिनेशन क्या है। आंद्रे बेते ने अपनी बुक ट्राइब कास्ट एंड रिलीजन में ट्राइब की डेफिनेशन इस प्रकार दी है कि वी हैव डिस्क्राइब द ट्राइब एज ए सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी है ट्राइब्स की जो कि पॉलिटिकल, राजनीतिक, भाषाई तथा जिसकी सांस्कृतिक रूप से जो बाउंड्री फिक्स नहीं है, और फर्दर एज ए सोसाइटी जो कि ऐसी सोसाइटी है जो कि रिश्तेदारी नातेदारी पर बेस्ड है और जिसमें सामाजिक स्तर पाया नहीं जाता है। और आंद्रे बेते ने यह भी बताया कि ट्राइब्स को इंडिया में डिफाइन करना इतना आसान नहीं है और वी कैन नॉट हैव ए रेडीमेड डेफिनेशन कि उसके आधार पर हम किसी भी स्थान पर जाएं या किसी फॉरेस्ट में जाएं, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जाएं और वहाँ ट्राइब्स को हम आइडेंटिफाई कर लें, ये इतना आसान नहीं है। इस प्रकार से एक डेफिनेशन आंद्रे बेते ने अपनी बुक में दी थी। आइए डिस्कस करते हैं जो तीन मेन थ्योरीज हैं ट्राइबल ग्रुप्स की। एक्चुअल में ये थ्योरीज ना हो करके इसे हमें अप्रोच कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि किस प्रकार से कौन सी अप्रोच अपनाई जाए जिसके आधार पर हम भारत की जनजातियों का अध्ययन कर सकें और उनकी स्टडी के लिए इन लोगों ने क्या क्या अप्रोच अपनाई। उनमें सबसे पहले जो अप्रोच है वो है आइसोलेशन अप्रोच, दूसरी थी असिमिलेशन अप्रोच या जिसे हम आत्मसातकरण सिद्धांत भी कह सकते हैं जो कि गोविंद सदाशिव गुर्ये द्वारा दिया गया था, और थर्ड जो अप्रोच है वो इंटीग्रेशन अप्रोच जिसे एकीकरण सिद्धांत कहते हैं जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दी गई थी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ आइसोलेशन दैट वाज गिवन बाय वेरियर एल्विन, और उन्होंने अपनी बुक द बेगा में इसका वर्णन किया था। और उन्होंने उनका मानना था कि जो भी ट्राइब्स हैं वो एक आइसोलेटेड प्लेस में रहने चाहिए, एक ऐसा नेशनल पार्क टाइप होना चाहिए जिसमें किसी बाहर के लोगों का इंटरफेयर ना हो, और वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर वहाँ के जो विलेज के जो मुखिया हैं उन्हीं की चले, और एक ट्राइबल कमिश्नर वहाँ होना चाहिए, और एक पुरानी जनजातीय परिषद भी होनी चाहिए, और जो सारी अथॉरिटी है वो विलेज लेवल पर उस मुखिया की होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस टाइम, ये ब्रिटिश काल के टाइम की डेफिनेशन है, तो उस टाइम पर जो मिशनरीज थी उनका ट्राइबल एरियाज में, जनजातीय क्षेत्रों में इन्फिल्ट्रेशन या फिर इंटरफेयर ज़्यादा था। ऐसे में उन्होंने इस सिद्धांत में यह भी कहा कि मिशनरीज का इन क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए या मिशनरीज का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इन क्षेत्रों में। बाद में उन्होंने एक बुक और लिखी जिसका नाम था द अबोरिजिनल्स, और इसमें इन्होंने जनजातियों के सांस्कृतिक विकास को 4 भागों में बांटा कि किस प्रकार क्लास 1 से क्लास 4 तक ट्राइब्स का या जनजातियों का सांस्कृतिक विकास होता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्लास 1 जो बताया, उस क्लास 1 में उन्होंने कहा कि जो ट्राइब्स हैं वो इस क्लास में जो होते हैं वो इनका बाहर की लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है और ये एकदम आदिम जीवन जीते हैं इस क्लास में। और क्लास 2 में जैसे ही वह एंटर करते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज होने लगता है, और जो आसपास की पेरीफेरी है, ये जो एरिया इन्होंने बताया था, इसकी पेरीफेरी से इसमें थोड़ी दखलंदाजी प्रारंभ हो जाती है, इन लोगों से इनका कांटेक्ट, संपर्क प्रारंभ हो जाता है। क्लास 3rd और क्लास 4th में
क्लास थर्ड में इन्होंने कहा कि इस क्लास में जनजातियां जो हैं वो नाम मात्र की जनजातियां रहती हैं, दे आर बेयरली ट्राइब्स, और बाहर के लोगों से इनका अत्यधिक संपर्क होने के कारण ये नाम मात्र के ही जनजातियां कहलाती हैं। ये बाहर के लोगों से प्रभावित होकर इनके जैसा जीवन यापन प्रारंभ कर देते हैं। और चौथी स्टेज में तो इनका पूरा प्रारूप ही बदल जाता है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो करंटली जो भील और नागा ट्राइब हैं, गोंड ट्राइब हैं, या मुंडा और संथाल हैं, वो प्रेजेंटली इनके नाम वगैरह भी, नाम और जो इनकी क्लान है वो ही सिर्फ ट्राइब्स जैसे हैं, बाकी इनका जो कल्चर है वो पूरी तरह से बाहर के पेरिफेरी के जो लोग थे उनसे उनके जैसा हो चुका है, ये पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके थियरी का जो मेन उद्देश्य था वो ये चाहते थे कि जो जनजाति है वो आइसोलेशन में ही रहें, एक ऐसे नेशनल पार्क की तरह एक क्षेत्र हो जिसमें वो यहीं तक ही सीमित रहें और बाहर के लोगों का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने इस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया कि किस प्रकार से जनजातियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन वह चाहते थे कि जनजातियाँ परिवर्तित ना हो। इसी के साथ दूसरी जो अप्रोच थी वो थी असिमिलेशन अप्रोच, यानी आत्मसातकरण। और इसको जो प्रतिपादित किया था वो गोविंद सदाशिव गुरुवे ने किया था। उन्होंने अपनी बुक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, बुक्स का नाम भी पूछ सकते हैं, और थियरी किसने दी थी ये भी पूछा जा सकता है। 1959 में उन्होंने ये थियरी दी थी और उन्होंने ये माना कि आइसोलेशन की बजाय जो ट्राइब्स हैं वो असिमिलेट ज़्यादा करते हैं, और धीरे धीरे जो बाहर की संस्कृति या जहाँ भी वो रह रहे हैं उसके जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वहाँ की संस्कृति से उनका आत्मसातकरण हो जाता है, वह वैसी संस्कृति को अपना लेते हैं। जैसे इंडिया के केस में जो इंडिया की ट्राइब्स हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो जैसे ही अपने जो दुर्गम क्षेत्र थे या जंगल थे या पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ से वैसे ही वे बाहर निकले, तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू लाइफस्टाइल को अपनाया और उन्हीं को उन्होंने आत्मसातकरण किया, उन्होंने उस धर्म को। और कुछ ने ईसाई धर्म को अपना लिया, कुछ ने ईसाई को अपनाया, कुछ ने हिंदू धर्म को अपनाया और उसे ही आत्मसात कर लिया। और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल ये भी है कि उस टाइम उन्होंने दिया था कि हिंदू जो थे, जो ट्राइब्स थे वो हिंदू इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया वो था शराब का त्याग किया। लिकर ड्रिंकिंग जो थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया और उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी या जो जिस तरह की भी उनकी कल्चर थी उसमें हिंदुइज्म का पुट ज़्यादा आया। हिंदू धर्म के जो कल्चर थे वो उन्होंने ज़्यादा आत्मसात किए। इसके बाद में जो तीसरी और साथ ही उन्होंने जो असिमिलेशन था वो उनका ज़्यादा, जो व्यवसाय में जो असिमिलेशन था वो किसानी और काश्तकारी टाइप का ज़्यादा था, उन्होंने इस व्यवसाय को ज़्यादा आत्मसात किया। थर्ड था हमारा इंटीग्रेशन अप्रोच, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था और उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसको मेंशन भी किया है। और उनका जो सिद्धांत था वो पंचशील के सिद्धांत से मिलता जुलता था। उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि जो ट्राइब्स हैं वो ना तो आइसोलेशन की थ्योरी ट्राइब्स के लिए ठीक है और ना ही असिमिलेशन की ठीक है। इन दोनों को ही थ्योरीज को, पहले वाली जो थी उन दोनों को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने खुद एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उस अप्रोच के अनुसार उनका मानना था कि जो जनजातियां हैं उनको सामाजिक न्याय जो है वो विशेष कानून बनाकर दिया जा सकता है, वो भी चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या राज्य सरकारों द्वारा दिया जाए विशेष विधायी कानून। और उन पर ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो प्रशासनिक, जो भी प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो चलाए जाने चाहिए, लेकिन उनका
ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही जनजातियों के जो जल जंगल और ज़मीन पे जो अधिकार हैं उनको सरकार को उनकी सम्मान करना चाहिए। और उनका यह भी मानना था कि ये सिद्धांत उन्होंने आज़ादी के बाद में दिया था, तो उन्होंने ये माना था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जनजातियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इसके कारण उनकी आर्ट क्राफ्ट और जो साधारण जीवन था वो हाशिए पर आ गया था। तो उसमें सुधार लाने के लिए उनका जो मुख्य धारा है उससे उसका इंटीग्रेशन ज़रूरी है, उससे उसका एकीकरण ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया कि उनका जो पर्सनल कल्चर है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरह का इंटीग्रेशन ज़रूरी है। इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि वो अपना जो मूल उनकी जो संस्कृति है उसको कोई नुकसान ना हो। इस तरह से उन्होंने अपना एकीकरण का सिद्धांत दिया। तो अब तक हमने 3 सिद्धांत पढ़े। आगे के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग का पार्ट, और उसमें पूरी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रिमोट सेंसिंग के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।